नमस्ते सभी को। इस रोचक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रजाति यानी इंसानों के क्रम विकास, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, उसकी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर जब मैं इस सब्जेक्ट को देखता हूँ तो लगता है जैसे हम बायोलॉजी के एक विशाल पेड़ की शाखाओं को ट्रेस कर रहे हैं, जहाँ से हमारा अस्तित्व शुरू हुआ था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे में चलते हैं और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल खुद से पूछते हैं। आखिर वो कौन सा पक्का जैविक धागा है जो आज के आधुनिक मानव को बाकी जानवरों की दुनिया से इतनी गहराई से जोड़कर रखता है? क्या लगता है आपको? इसका सबसे साफ और डायरेक्ट जवाब हमारे अपने डीएनए में छिपा है। अगर आप इन जेनेटिक रिकॉर्ड्स को देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज जिंदा हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हमारे साथ लगभग एक जैसा डीएनए शेयर करते हैं। सोचिए, चिंपैंजीज के साथ हमारा 99% डीएनए मैच होता है, गोरिल्लास के साथ 98% और ओरेंगुटैन्स के साथ 97%। ये नंबर्स अपने आप में चीख चीख कर कहते हैं कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि इस विशाल पारिवारिक वृक्ष का ही एक ब्रांच हैं। अपने इस विश्लेषण में हम इस टॉपिक को क्रमबद्ध ढंग से समझेंगे। हम एवोल्यूशनरी ट्री को मैप करने से शुरुआत करेंगे, फिर दो पैरों पर चलने के शुरुआती दौर, औजार बनाने और आग का इस्तेमाल करने वाले होमोजीनस, हमारे पुराने कजिन्स निएंडरथॉल्स, और आखिर में हमारी लगातार चलने वाली एवोल्यूशनरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, मैपिंग द एवोल्यूशनरी ट्री, यानी अपने जैविक परिवार को ठीक से समझना। देखिए, साइंटिफिकली थोड़ा प्रिसाइज होने के लिए हमें इन दो टर्म्स के बीच का फर्क समझना होगा। एक है होमिनिड। ये काफी बड़ा ग्रुप है जिसमें सभी ग्रेट एप्स और हम इंसान शामिल हैं। लेकिन जब हम होमिनिन कहते हैं तो हम उस विशिष्ट ब्रांच की बात कर रहे होते हैं जो सीधे हमारी तरफ यानी आधुनिक मानव की तरफ आती है, यानी कि हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स। अब यहाँ जो बात सच में माइंड ब्लोइंग है वो है TBXT जीन। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इस जीन में एक अचानक से म्यूटेशन हुआ था। और गेस कीजिए क्या हुआ? इस एक म्यूटेशन की वजह से शुरुआती होमिनॉइड्स की पूंछ ही गायब हो गई। एक पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूंछ का गायब होना लिटरली एक गेम चेंजर था, जिसके बिना हमारे पूर्वजों के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलना शायद उतना आसान नहीं होता। और बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे फेज की, द डॉन ऑफ बाइपेडलिज्म, यानी क्रम विकास के इतिहास में हमारा अपने पैरों पर पहला कदम बढ़ाना। क्रम विकास के इस सफर में बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलने की आदत एक रात में नहीं आई थी। अगर हम इस टाइम लाइन को देखें, आर्डिपेथिकस से लेकर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, फिर होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस और आखिर में होमो सेपियंस, तो एक काफी क्लियर पैटर्न दिखता है। ये समझाता है कि हमारी शारीरिक विशेषताएं अचानक नहीं आईं, बल्कि लाखों सालों की लगातार कोशिशों और एडेप्टेशंस का नतीजा हैं। इस बदलाव को समझने के लिए इन दोनों फॉसिल्स को कंपेयर करके देखते हैं। आर्डिपिथेकस रेमिडिस के हाथ इतने लंबे थे कि उनके घुटनों तक पहुंचते थे और वो बस कभी-कभी ही दो पैरों पर चलते थे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, जिसका सबसे फेमस फॉसिल हमें लूसी के नाम से मिला था। वो पूरी तरह से दो पैरों पर चलने लगे थे। उनके घुटनों की बनावट देखकर लगता है जैसे वो बिल्कुल आधुनिक मानव जैसी बन चुकी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर। हम देखेंगे कि कैसे दो पैरों पर चलने की वजह से हमारे हाथ आजाद हो गए, जिससे नए होमो जीनस का उदय हुआ, जो टूल मेकर्स और आग के मास्टर्स बनकर उभरे। फॉसिल रिकॉर्ड्स में हमें इन दोनों अर्ली एंसेस्टर्स के बीच एक जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ है होमो हैबिलिस, जिन्हें हम अर्ली हैंडीमैन भी कहते हैं। उनकी हाइट महज 3 से 4 फुट थी और वो पुरानी किस्म के पत्थर के औजार यूज करते थे ताकि मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बोन नैरो निकाल सकें। दूसरी ओर होमो इरेक्टस थे। ये बिल्कुल अलग थे, लंबी टांगे, एक्टिव शिकारी जो लंबी दूरी तक दौड़ सकते थे। और यही वो पहली प्रजाति थी जिसने सफलतापूर्वक अफ्रीका से बाहर कदम रखा था। यहाँ पर सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि आग पर काबू पाना एक ऐसी खोज थी जिसने हमारी बायोलॉजी को पूरी तरह से बदल दिया। वंडरवर्क केव के प्रमाण बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने करीब 1 मिलियन साल पहले आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आग पर पका हुआ मीट खाने से उन्हें अचानक से ढेर सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलने लगी और यही वो बायोलॉजिकल फ्यूल था जिसने उनके दिमाग का आकार 900 सीसी तक बड़ा कर दिया।
और क्योंकि पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, उनका पाचन तंत्र और दांत नेचुरली छोटे हो गए। कितना कमाल का कनेक्शन है ना। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, निएंडरथॉल्स और हमारे बाकी एंशिएंट कजिन्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आइस एज जैसी मुश्किलों को कैसे फेस किया। अब जैसे जैसे दिमाग का आकार बढ़ा, मानव परिवार की ब्रांचेस दुनिया में फैलने लगीं। निएंडरथॉल्स को ही ले लीजिए, उनके शरीर चौड़े थे और यूरोप की ठंडी अंधेरी सर्दियों में देखने के लिए उनके दिमाग का विजुअल प्रोसेसिंग हिस्सा काफी बड़ा था। फिर भी वो 40,000 साल पहले लुप्त हो गए। वहीं हम होमो सेपियंस, जिनके दिमाग 1350 सीसी के आसपास थे, हम सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वैरायटी डाइट थी और हमने दूर दूर तक अपने ट्रेड नेटवर्क्स बना लिए थे, जिसने हमें कठोर मौसम में बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी जेनेटिक सीक्वेंसिंग एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने लाती है। आधुनिक मानव का डीएनए देखें तो पता चलता है कि आज भी हम में से काफी लोगों में लगभग 2% निएंडरथाल डीएनए मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि लुप्त होने से पहले उन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ इंटरमिंगलिंग की थी। वो एक तरह से पूरी तरह गायब नहीं हुए, बल्कि हमारे अंदर आज भी जिंदा हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, आवर ऑनगोइंग एवोल्यूशनरी जर्नी, यानी बायोलॉजी इन मोशन। बाकी सभी होमिनिन्स के लुप्त होने के बाद वृक्ष की बस एक ही शाखा बची, हम होमो सेपियंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्रम विकास यहीं रुक गया, तो आप गलत हैं। हम आज भी इवॉल्व हो रहे हैं। अलग अलग रीजन्स में यूवी लाइट के हिसाब से स्किन कलर में आए बदलाव को देखिए। डेयरी फार्मिंग वाले एरियाज में दूध पचाने के लिए लैक्टोज टॉलरेंस का आना, या फिर साइबेरियन क्लाइमेट्स में बर्फ की चमक से आंखों को बचाने के लिए एपिकांथिक फोल्ड्स, यानी आंखों के आसपास फैट पैडिंग का विकास। ये सब साफ दिखाता है कि हमारी बायोलॉजी लगातार अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल रही है। इस पूरी मैक्रो एवोल्यूशनरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास को देख सकते हैं। एक जरिया है ये समझने का। पहले एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर वो तेजी से डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और आखिर में एक कॉम्प्लेक्स फीटस में बदल जाता है, जिसमें सारे आधुनिक ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जिस तरह एक अकेली कोशिका इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेती है, ठीक वैसे ही सोचिए कि लाखों सालों में नेचर ने एक सिंगल सेल से पूरी दुनिया की इतनी सारी प्रजातियों को कैसे शेप दिया होगा। तो अपने इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि जैसे जैसे हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट और हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, भविष्य का एनवायरनमेंट किन नई शारीरिक विशेषताओं को सिलेक्ट करेगा? हमारे इस एवोल्यूशनरी वृक्ष की अगली शाखा आखिर कहाँ जाएगी? ये एक ऐसी थॉट है जो हम सबको हैरान कर सकती है और आगे सीखने के लिए इंस्पायर करती है। आज इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।